आपका मैं हूं आपके साथ सुमित झा। चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद ने रांची के रिम्स में 73वां जन्मदिन मनाया। बीमार और अस्पताल में भर्ती लालू के समर्थकों के जोश में कोई कमी नहीं। पटना से लेकर रांची तक लालू के चाहने वालों ने अलग अलग अंदाज में अपने नेता को शुभकामनाएं दी। बड़े बेटे तेज प्रताप ने माता के दरबार में मत्था टेका तो छोटे बेटे तेजस्वी पिता से मिलने रिम्स पहुंच गए। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव आज अपने जीवन के 72 बसंत पार कर लिए। चारा घोटाला केस में सजायाफ्ता लालू लंबे वक्त से रांची के रिम्स में अपना इलाज करा रहे हैं। जन्मदिन के मौके पर लालू यादव आज परिवार वालों के साथ वीडियो कॉल के जरिए जुड़े और उनके सामने ही केक काटा। इस दौरान छोटे बेटे तेजस्वी भी साथ थे। हालांकि इस वीडियो के सामने आने पर जेल मैनुअल पर भी सवाल खड़े हो गए, लेकिन लालू का मुस्कुराता चेहरा बता रहा है कि सियासत में अब भी उनकी ही चलती है। प्रदेश बदल गया तो क्या। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अलग ही अंदाज में अपने पिता का जन्मदिन मनाया। वो पटना सिटी के बड़ी पटन देवी मंदिर में पहले पूजा अर्चना की और फिर हरमंदिर साहिब में लंगर भी खिलाया। तो अपने पिता के जन्मदिन पर तेज प्रताप गाय पूजा करते भी दिखे। परिवार वालों की तस्वीरें तो आपने देख ली, अब जरा लालू के समर्थकों को देखिए। कैसे पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास पर समर्थक पहुंचे, पार्टी के रंग में सराबोर होकर। कोई रिक्शे से पहुंचा, कोई कार से। हर जगह लालटेन ही नजर आ रहा था। ये रिक्शा है कि प्रथम मुख्यमंत्री बने थे साहब, तो इसी रिक्शा से राज्यपाल के यहाँ शपथ ग्रहण के लिए गए थे। पहली बार जब हाँ, प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। तो इसके चलाया कौन था? हम चलाते हैं। पटना से लेकर रांची तक लालू समर्थकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। रिम्स परिसर में आरजेडी की ओर से भोज का आयोजन किया गया और बड़ी संख्या में जरूरतमंदों को खाना खिलाया गया। तो लालू के बर्थडे को उनके परिवार वालों के साथ ही समर्थकों ने भी यादगार बना दिया। लालू भले ही सजायाफ्ता हैं, बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन प्रशंसकों के लिए तो वे रोल मॉडल ही हैं। कौना कसूर कैलन, कौना कसूर कैलन, खटता रे जेलवा, लालू जी महानवा हउए ये राम, चाचा जी महानवा हउए ये राम। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चुनावी साल में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद पर एक बार फिर बड़ा आरोप लगा है। बेनामी संपत्ति अर्जित करने तक तो ठीक था, लेकिन लालू के तीसरे बेटे का जब खुलासा हुआ तो पटना से लेकर गोपालगंज के फुलवारिया तक ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई और इतने संगीन आरोपों के बाद सियासत भी गर्म हो गई। लालू और सियासत साथ साथ चलते हैं, तभी तो जेल की सजा काट रहे आरजेडी अध्यक्ष के जन्मदिन पर भी सियासत ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। जिस वक्त लालू रांची के रिम्स अस्पताल में बेटे तेजस्वी संग बर्थडे केक काट रहे थे, तकरीबन उसी समय पटना में जेडीयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सबूत पेश कर सनसनी मचा दी। वैसे तो सबूत लालू की बेनामी संपत्ति से जुड़ा था, लेकिन उस पर लिखे नाम ने सियासत को गरमा दिया। लालू ने जमीन की रजिस्ट्री में बेटे का नाम तरुण यादव लिखवाया था और यहीं से सवालों का सिलसिला शुरू हो गया। इस जमीन में आप देखिए, जिनके नाम रजिस्ट्री हुआ है तेज प्रताप यादव और तरुण कुमार यादव,
पेशर लालू प्रसाद यादव, ये तरुण यादव कब इनका बेटा हुआ? और कहाँ है वो बेटा? वो बेटा है कहाँ? ये हम नहीं कह रहे, ये दस्तावेज कह रहा है। लालू प्रसाद जी के दो सुपुत्र माने जाते हैं, एक तेजस्वी यादव जी, एक तेज प्रताप यादव जी। ये तरुण यादव कहां से आ गए? नीरज कुमार बिहार के सूचना और जनसंपर्क मंत्री हैं। जैसा विभाग वैसी ही जानकारी जुटा रखी है नीरज ने। लालू यादव के गोपालगंज स्थित फुलवरिया गांव का वही पता जो तरुण यादव का है। मतलब लालू के बर्थडे पर जेडीयू ने जो बेनामी वार किया है, उसके मुताबिक तेज प्रताप और तेजस्वी के अलावे क्या तरुण यादव भी लालू का बेटा है? तरुण यादव का गोपालगंज का पता भी वही है जो लालू यादव का है। 1989 में जन्मे तेज प्रताप ने 1993 में जमीन कैसे खरीदी? लालू यादव ने अपने भाई के परिवार से भी जमीन लिखवा ली। ग्रुप डी में नौकरी के नाम पर लालू ने कई प्लॉट अपने नाम लिखवा लिए। वैसे मंत्री नीरज कुमार के लगाए संगीन आरोपों की पड़ताल करने न्यूज 18 की टीम लालू के पैतृक गांव फुलवरिया पहुंची और परिजनों से सच्चाई जाननी चाहिए तो जवाब बेहद गुस्सा भरा था। नीरज जी का काम है पागलपन। वो पागल होकर कुछ भी बोलते हैं, क्या कहना है, वो लोग का खाली सत्ता चाहिए, दूसरा कुछ नहीं। नीरज कुमार के खुलासे से पहले पटना की सड़कों पर लालू के 73वें बर्थडे पर उनकी 73 संपत्तियों का ब्यौरा विरोधियों ने पोस्टर के जरिए दिखाया। दावा किया गया है कि पोस्टर में बताई संपत्ति पटना से लेकर गोपालगंज के फुलवरिया तक की है। लालू फैमिली पर ताबड़तोड़ हमले से बौखलाए राजद के नेता सत्ता पक्ष पर जोरदार हमला बोल रहे हैं। नीतीश कुमार जी से मेरा सवाल है, इनके एलचे बेलचे कौन होते हैं हम लोग नहीं जानते, ये तो नीतीश कुमार जी का कहना है। और नीतीश कुमार जी बीजेपी को क्यों छोड़ा था और महागठबंधन में लालू जी का पैर पकड़ करके क्यों गिड़गिड़ा रहे थे? अगर भ्रष्टाचारी थे तो लालू जी के दम पर आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं और आज लालू जी को गाली दे रहे हैं। तो लालू के बर्थडे के दिन बेनामी संपत्ति और गुमनाम संतान वाले जेडीयू के संगीन आरोपों पर सियासत भी गर्म हो चली है। चुनावी साल में एक दूसरे पर आरोपों की ये लड़ी कहां जाकर खत्म होगी, कह पाना मुश्किल है। न्यूज 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश और रांची से उपेंद्र के साथ पटना से रवि एस नारायण, अमित सिंह और साकेत की रिपोर्ट। और इस सबके बीच पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद में नीतीश कुमार ने सीधे लालू राबड़ी को टारगेट पर लिया और विकास के एजेंडे को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की। कार्यकर्ताओं को संदेश दिया गया कि वे 15 साल के शासनकाल में हुए विकास को जनता तक पहुंचाएं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे नीतीश कुमार सीधे लालू राबड़ी पर निशाना साध रहे हैं। नीतीश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं और उन्हें चुनावी टिप्स दे रहे हैं। फोकस विकास के मुद्दे पर है, चर्चा सरकार के काम को आम लोगों तक पहुंचाने पर हो रही है। 5वें दिन 6 जिलों के कार्यकर्ता सीएम के साथ जुड़े। चुनावी मुद्दे के साथ संगठन की मजबूती पर चर्चा हुई और सबको काम में जुट जाने को कहा गया। दरअसल नीतीश का फोकस बिहार विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करना है, चुनावी एजेंडे पर प्रमुखता से कार्य करना है और सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना है। 90% समय जो काम है पॉजिटिव, न्याय के साथ विकास, समाज के हर तबके का उत्थान, हर इलाके का विकास जो हमने किया है, उसकी चर्चा करिए सब लोगों के साथ आपस में। और 10% का समय जो अकारण हम लोगों पर अटैक करता रहता है, बिना मतलब सच्चाई से सबको अवगत कराइए, बात करिए। जब बात चुनावी मुकाबले की हो रही है तो जाहिर है विरोधियों पर हमला भी होगा। नीतीश ने एक बार फिर लालू राबड़ी के 15 साल के मुद्दे को उठाया। 15 साल पति पत्नी का राज था, क्या बुरा हाल था? कहीं सड़क था जी, कहीं बिजली थी, लोग घर से निकलने में डरते नहीं थे। कितना सामूहिक नरसंहार हुआ था, कितना सांप्रदायिक दंगा होता था, क्या नहीं होता था, और सबको हम लोगों ने नियंत्रित किया, संभाला।
चुनाव अक्टूबर नवंबर में हो सकते हैं। ऐसे में ज्यादा वक्त नहीं और कोरोना संकट में लोगों तक पहुंचने की बड़ी चुनौती भी है। तो संवाद के जरिए जीत का जो मंत्र नीतीश दे रहे हैं वो 7 से लेकर 12 जून तक पार्टी कैडर को मिलने वाला है। नीतीश के चुनावी टिप्स के पीछे जेडीयू की रणनीति छिपी है, जिसमें विधानसभा चुनाव में जीत पर फोकस है। 2020 का सियासी संग्राम 15 साल बनाम 15 साल पर फोकस हो चुका है। न्यूज 18 के लिए पटना से साकेत कुमार की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू ने कांग्रेस और आरजेडी में बड़ी टूट का ऐलान किया है। हालांकि आरजेडी अध्यक्ष ने इस तरह के किसी भी आशंका से इनकार किया है। बहुत से लोग अभी संपर्क में हैं। ये तो भाग्य मेरा खराब था, बच गया कांग्रेस, नहीं तो सब बहुत लंबा कांग्रेस साथ आता हमारे। कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई, नहीं तो बहुत लोग थे जो समय आने के लिए तैयार थे और अभी भी लोग संपर्क में हैं। कांग्रेस के भी लोग संपर्क में हैं, आरजेडी के लोग। एक बड़ी टूट होगी, चिंता मत करिए। कुर्सी पर बैठे हो लालच कर करके, और उनके साथ जो ये बात कह रहा है वह भी लालची, अपनी पार्टी छोड़ करके लालच के बदौलत वहाँ गया है, वो त्याग नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल एकजुट है, एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इक्का दुक्का कोई होगा उसी तरह की जिस तरह की कांग्रेस के अध्यक्ष पद के हटने के बाद लालच से जाकर के कुर्सी पर बैठ गए। हो सकता है यहाँ भी एक आध दो व्यक्ति, तो पूरी बड़ी जमात में चाहे जितनी जमात अच्छी हो, एक आध बुरे लोग शामिल हो ही जाते हैं। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 15 जून तक सभी जिलों में कोरोना जांच शुरू हो जाएगी। अभी 29 जिलों में जांच की जा रही है। 37,000 आइसोलेशन बेड की व्यवस्था भी कर दी गई है। जिलों में जो जांच की सुविधा हमको देनी है वो 15 जून तक सभी जिलों में 38 जिलों में जांच की सुविधाएं शुरू कर दी जाएंगी। अभी वर्तमान में हम 29 जिलों में यह सुविधा दे रहे हैं। अगले 4 से 5 दिनों में ये सभी जिलों में शुरू हो जाएगा। बिहार सरकार ने साफ कर दिया है कि अनलॉक 1 में जारी केंद्र सरकार की गाइडलाइन ही प्रदेश में जारी रहेगी और केवल कंटेनमेंट जोन के इलाकों में ही लॉकडाउन रहेगा। सरकार की सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव ने मीडिया में आई ऐसी खबरों को गलत बताया, जिसमें कहा गया था कि नीतीश सरकार नए सिरे से लॉकडाउन की घोषणा कर सकती है। इसके अलावा सचिव ने किसानों और प्रवासी मजदूरों को लेकर भी कई जानकारियां दी। समाचार आज आया है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई है कि कुछ इलाकों में अभी लॉकडाउन लागू रहेगा। तो मुझे ये स्पष्ट करना है कि ये सही तथ्य नहीं है। जो भारत सरकार की गाइडलाइन निकली थी अनलॉक 1 जिसको कहते हैं, वही चीज़ हम लोगों ने एज इट इज़ स्टेट गवर्नमेंट में अडॉप्ट की है कि कंटेनमेंट जोन में को छोड़कर बाकी जगह क्या एक्टिविटीज़ होंगी वो अलाउ की जा रही हैं और कंटेनमेंट जोन में जो लॉकडाउन है, जो प्रतिबंध हैं, वो लागू रहेंगे। बिहार में कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच N95 मास्क का निर्माण भी शुरू हो गया है। पटना में एक फैक्ट्री में हर दिन 10,000 हाई क्वालिटी मास्क बनाए जा रहे हैं, जो लोगों को सिर्फ 85 रुपए में मिलेंगे। खास बात यह कि मास्क बनाने के लिए जिन मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है वो पूरी तरह भारत में बने हैं। तो बिहार में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और सरकार भी हरकत में है और N95 मास्क बनाने की कोशिश भी शुरू हो गई है। इस वक्त बिहार का सबसे पहला फैक्ट्री जो N95 मास्क बनाता है वो उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए कैसे N95 मास्क बनाया जा रहा है। मशीन से जो लगातार यहाँ के कर्मचारी हैं लगातार N95 मास्क बना रहे हैं और N95 मास्क को सबसे अच्छा माना जाता है कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए। इस वक्त हम उस फैक्ट्री में हैं जो बिहार में सबसे पहला फैक्ट्री खोला गया है N95 बनाने का और इस वक्त देखिए लगातार जो कारीगर हैं वो मास्क बनाने में लगे हुए हैं। और जाहिर सी बात है जिस तरीके से बिहार में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है उसमें इस मास्क की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि N95 मास्क वो मास्क होता है जिससे सबसे ज़्यादा बचाव होता है और संक्रमण का जो चांस है वो काफ़ी कम होता है। तो जाहिर तौर पे काफ़ी बड़ी भूमिका है इस फैक्ट्री की। सर ये PM2 डस्ट को रोकने में, मतलब कोरोना का जो PM2 बहुत छोटा लेवल होता है, उससे कोरोना का जो वायरस है वो बहुत बड़ा होता है। तो PM2 लेवल का है जो कोरोना वायरस को किसी भी तरह से आने नहीं देगा। और हम लोग ये पूरा भारतीय निर्मित मशीन भी यूज़ कर रहे हैं। अत्याधुनिक मशीन है लेकिन भारतीय निर्मित है।
तो देखिए 10,000 मास्क पर डे बन रहा है N95 सीरीज का, और जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जैसा कि बता रहे थे शशि रंजन जी, कि बिल्कुल भारतीय तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है और इसमें हर वो नियम को फॉलो किया जा रहा है जो N95 मास्क बनाने में किया जाता है। तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं N95 मास्क का, जहाँ पे बड़े पैमाने पर डे 10,000 मास्क बनाया जा रहा है, जो कि लोगों को उपलब्ध होगा। और इसका दाम भी काफ़ी कम है, 85 रुपये है, जबकि मार्केट में अमोने इससे ज़्यादा रेट में मिलता है। तो ये बिहार का पहला फैक्ट्री है जहाँ पे N95 मास्क बन रहा है और लोगों को यहाँ का मास्क 85 रुपये में उपलब्ध है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसमें इस मास्क की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है, जो आपको बेहद सस्ते दामों में भी उपलब्ध है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। बिहार केंद्रीय चयन परिषद ने हाल ही में सिपाही भर्ती के लिए लिखित परीक्षा ली थी, जिसका परिणाम जारी कर दिया गया है, लेकिन अब यह रिजल्ट सवालों के घेरे में है। असफल अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि जिन्होंने कम सवाल के उत्तर दिए उन्हें पास कर दिया गया, जबकि ज्यादा उत्तर देने वालों को फेल कर दिया गया। इन अभ्यर्थियों ने दोबारा ऑनलाइन परीक्षा लिए जाने की मांग सरकार से की है। कुछ ऐसे ही अभ्यर्थियों से बात की हमारे संवाददाता संजय कुमार ने। सिपाही पद के लिए केंद्रीय चयन परिषद ने हाल ही में 11,880 पदों के लिए रिजल्ट निकाला है, लेकिन यह रिजल्ट विवादों के घेरे में आ गया है। जो अभ्यर्थी हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और वो केंद्रीय चयन परिषद पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। किस तरह का ये सवाल है, उन्हीं से बात कर लेते हैं। क्या आपत्ति है आप लोगों को? आपत्ति ये है कि सेंटर में, एग्जाम सेंटर में मोबाइल ले जाना वर्जित है। ठीक है, मोबाइल ले जाना वर्जित होने के बावजूद भी OMR शीट जो है मार्केट में वायरल हो गया है और उस OMR शीट पर 25 ही अटेम्प्ट किया हुआ, उस विद्यार्थी का रिजल्ट आया है 2210040984। इनका हो चुका है, इनका रिजल्ट हुआ है, इनका रिजल्ट यहाँ दिया हुआ है। वहाँ भी मात्र 25 अटेम्प्ट किए हैं और हम लोगों ने 80 कटअप का कोई पता नहीं है सर, कुछ पता नहीं है। किसी का 62 पर भी रिजल्ट हुआ है, किसी का मतलब कि 22 पर भी रिजल्ट हुआ है और हम लोग 80 प्लस मार के आए हैं, हम लोग का रिजल्ट नहीं हुआ है। इसमें सर बहुत धांधली हुई है और एग्जाम को अगर बिहार सरकार ना कटअप बताती है, ना कुछ बताती है, रिजल्ट देती है, ना हम लोग को पता है मार्क कितना है। मार्क हम लोग गिने हैं 75-80 आ रहा है, फिर भी रिजल्ट नहीं है और जिसका 25 है उसका रिजल्ट है। ये क्या है सर? तो निश्चित तौर पर जो सवाल है वाजिब है और केंद्रीय चयन परिषद से इनकी मांग है कि इस पूरे मामले की जांच करें और जो लोग भी दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई और फिर से रिजल्ट जो है वो रद्द किया जाए और अभ्यर्थियों के हित में फिर से रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। ऑनलाइन एग्जाम हो, इसकी भी एक डिमांड है इन लोगों की और देखना होगा इनकी जो मांगे हैं वो सरकार उन मांगों को कैसे लेती है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। आगे बढ़ते हैं खबर सीतामढ़ी से। यहाँ के डुमरा में एक अनियंत्रित वाहन की चपेट में आने से एक 12 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। वहीं घटना से आक्रोशित लोगों ने शव के साथ जमकर हंगामा किया और NH-77 को जाम कर दिया, जबकि मामले की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर जाम को खत्म कराया। लेकिन इस बच्चे की मौत से परिवार सदमे में है। बड़ी खबर सिवान से है, जहां बीटेक के छात्र की पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। हत्या का आरोप इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर पर लगा है, जो फिलहाल गोपालगंज में पोस्टेड हैं। घटना महादेवा ओपी थाना क्षेत्र के मालवीय चौक की है। मृतक रांची का रहने वाला था और भोपाल में रहकर पढ़ाई करता था, लेकिन कल रात वो सिवान अपने दोस्त से मिलने आया था, तभी यह घटना घटी। फिलहाल किस बात को लेकर इंस्पेक्टर और छात्र में बात हुई, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। बोले कि ये पहले होश में आ जाता है, होश में आता है इसके घर में हम लोग इन्फॉर्म करेंगे। और यहाँ पता चल रहा है कि होश में आए कैसे, क्योंकि टीम में पता चल रहा है कि नींद का नींद हो जाएगा, अच्छा तो ठीक हो जाएगा। बताओ हम ठीक परेशान हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।